नमस्कार दोस्तों, स्टडी थ्रू मैथ्स चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। यहाँ से जो प्रश्न आए हैं तो इससे जो है ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप इनको देखते रहिए और याद रखिए सभी टॉपिक जो है आपके यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पीईटी पेट का जो एग्जाम हो रहा है उसमें दिया हुआ है। तो ये प्रश्न बहुत आपको हेल्प करेंगे। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय सभी लोग जानते हैं द हेग, नीदरलैंड्स में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड्स के द हेग में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। बताइए, परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये जो है वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इसका गठन वर्ष 1957 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया। 1957 1957 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? एशियाई देश जो अपना राष्ट्रगान बदला है, बताइए कौन है? तो राष्ट्रगान बदलने वाले चर्चा में रहे नेपाल है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2007 में एशियाई देश नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया, जबकि वर्ष 2006 में अफगानिस्तान में राष्ट्रगान अपनाया गया था। अफगानिस्तान में अपनाया गया और नेपाल अपना बदल दिया साथ में। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न है और ये स्टैटिक प्रश्न है। खाद्य बाजार की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ये जो है कृषि बाजार सूचना प्रणाली, कृषि बाजार सूचना प्रणाली। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए सब में इतना बाजार व्यापारिक सूचना सेवा करके कंफ्यूज कर दिया है कि आपको जानना पड़ेगा। तो ये होगा एग्रीकल्चर, एमिस इसको कहते हैं। एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमिस, एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्री मार्केट इंफॉर्मेशन और यह से सिस्टम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कृषि बाजार सूचना प्रणाली एमिस, एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम को खाद्य बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों के कृषि मंत्रियों ने 2011 में एक अंतर एजेंसी व्यवस्था स्थापित की। एमिस वैश्विक खाद्य आपूर्ति, गेहूं, मक्का, चावल, सोयाबीन पर ध्यान केंद्रित का आकलन करती है और बाजार की अनिश्चितता केवल नीतिगत कार्यवाही को समन्वित करने के लिए मंच प्रदान करती है। अनिश्चितता और बाजार की अनिश्चितता केवल नीतिगत कार्यवाही को समन्वित करने के लिए मंच प्रदान करती है। ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? बताइए। आप जानते हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है ब्रिक्स में ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सर्वाधिक बड़ी
उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन के समूह को ब्रिक कहा गया। वर्ष 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद यह संगठन ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। जुलाई 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की घोषणा की गई। तो 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की घोषणा की गई। जुलाई 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की घोषणा की गई। तो 2011 में जो है इसमें ब्रिक में साउथ अफ्रीका जुड़ गया है, तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स में कौन देश नहीं है? अक्सर यही प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन वहाँ पर पूछ लिया था कौन देश है, तो बताइए कौन देश नहीं है इसमें। तो ब्रिक्स में जो है बांग्लादेश नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? 2015 की बात पूछ रहा है। तो विश्व बैंक का अध्यक्ष जो उस समय थे जिम योंग किम थे। अब जो कौन हो गए हैं? मालपस साहब हो गए हैं, डेविड मालपस। अब जो है डेविड मालपस हैं। डेविड मालपस साहब हैं। तो जब प्रश्न पूछा गया तो उसमें जिम योंग किम थे और अब डेविड मालपस हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्नकाल में कोरियाई मूल के अमेरिकी जिम योंग किम विश्व बैंक के अध्यक्ष थे। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के डेविड आर मालपस हैं। डेविड आर मालपस। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है बताइए। तो ये जो है ग्रीन पीस, ये पर्यावरण से संबंधित है। उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ग्रीन पीस एक गैर सरकारी संगठन है जिसमें 28 स्वतंत्र राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं। इसमें यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका के 40 देश शामिल हैं। ग्रीन पीस अंतर्राष्ट्रीय संगठन एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में स्थित है, इसकी स्थापना 1971 में की गई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 40 देश शामिल है इसमें। अब देखिए भारतीय पर्यटन स्थल, तो इसमें पहला पूछ रहा है कि हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है, बताइए। हेमिस गोम्पा नामक मठ जो है ये लद्दाख में स्थित है। पूछता है, ये सब पूछा हुआ है और दूसरे परीक्षाओं में भी मैंने देखा है। हेमिस गोम्पा, रूमटेक मठ, ये सब पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। हेमिस गोम्पा एक तिब्बती बौद्ध मठ है जो जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में स्थित है। हेमिस त्योहार प्रभु पद्म संभव गुरु रिनपोछे को समर्पित है। हेमिस गोम्पा का एक विशेष त्योहार है। कौन? हेमिस त्योहार। हेमिस त्योहार गुरु जिसको कहते हैं, हेमिस त्योहार प्रभु पद्म संभव को क्या कहते हैं? गुरु रिनपोछे को समर्पित है, जो हेमिस गोम्पा का एक विशेष त्योहार है। हेमिस त्योहार के बारे में कह रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये आपको जानना है कि हेमिस गोम्पा जो है ये कहाँ पर स्थित है? लेह लद्दाख में स्थित है। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है, बताइए। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है?
ये जो भारत का 7वां स्थान है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न काल में विश्व में भारत का विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर 7वां स्थान था, किंतु वर्तमान में भारत में धरोहरों की संख्या 38 द्वारा 19 हो गई है तथा भारत का स्थान छठा अद्यतन। तो अब जो है धरोहरों की संख्या जो हो गई है 38 और स्थान क्या हो गया, 6th। ये अद्यतन मार्च 2020 की बात है, ठीक है ना। तो भारत का अब स्थान छठवां हो गया है, 7वां से भाई 1 रैंक ऊपर चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत की कला एवं संस्कृति से जो प्रश्न पूछे गए हैं। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है, बताइए। ये सभी लोग जानते हैं, मधुबनी कला बहुत चर्चा में रहती है। तो ये बिहार में और बिहार के मिथिला क्षेत्र में, बिहार के मिथिला क्षेत्र में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। मधुबनी कला बिहार के मिथिलांचल मिथिला इलाके, मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित शैली है। इस शैली के विषय मुख्यतः धार्मिक और प्रायः इनमें नटखट चखट चखट रंगों का प्रयोग किया जाता है। इनमें चखट रंगों का प्रयोग किया। मधुबनी पेंटिंग्स की प्रसिद्ध चित्रकार सीता देवी, गोदावरी दत्ता, भारती दयाल, गंगा देवी। तो ये भी याद रखिए, पूछता है सीता देवी, गोदावरी दत्ता, भारती दयाल, गंगा देवी, ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं मधुबनी पेंटिंग्स के। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए फटाफट। मिथिला क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है ना। कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में, तो मिथिला क्षेत्र में किसका किया जाता है, मधुबनी का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घूमर लोक नृत्य है, बताइए कहाँ का। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है, बताइए दोस्तों। तो घूमर जो है राजस्थान का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। घूमर राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा तेरह ताली, अग्नि नृत्य, कच्छी घोड़ी, काल कालबेलिया, गणगौर तथा भवाई आदि अन्य राजस्थान के लोक नृत्य हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक बार और देखिए। घूमर हो गया, 13 ताली हो गया, घूमर 13 ताली, अग्नि, कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी, उसके बाद कलबेलिया, कालबेलिया, कालबेलिया हो गया, गणगौर हो गया, गणगौर और भवाई, ये सभी नृत्य जो हैं राजस्थान से संबंधित हैं। तो 7 नृत्य हो गए, 4 ऊपर और 3 नीचे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत कला भवन कहाँ स्थित है, भारत कला भवन बताइए दोस्तों फटाफट। भारत कला भवन स्थित है बनारस में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत कला भवन बनारस वाराणसी में स्थित है। यह एक कला एवं पुरातत्व संग्रहालय है। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थित है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। विख्यात कला मर्मज्ञ तथा कलाविद पद्म विभूषण से सम्मानित रामकृष्ण दास जो है भारत कला भवन संग्रहालय के संस्थापक थे। रामकृष्ण दास यह विभिन्न प्रकार की पेंटिंग, हिंदू और बौद्ध मूर्तियों तथा पुरातात्विक महत्व के अन्य सामग्रियों का संग्रह करता है। तो 1920 रामकृष्ण दास
भारत कला भवन। भारत कला भवन बीएचयू कैंपस में है ये, ठीक है ना। तो ये रहा इसका व्याख्या। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया, बताइए। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया। ये नाम है उदय शंकर। ऑप्शन बी आंसर दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य को, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को उदय शंकर ने अपनी प्रतिभा के बल पर विदेशों में लोकप्रिय बनाया। इन्होंने अपने नृत्य में विविध परंपराओं व तकनीकों को शामिल किया। वर्ष 1900 में राजस्थान के उदयपुर में इनका जन्म हुआ। ये पंडित रविशंकर के बड़े भाई हैं। ये पंडित रविशंकर के बड़े भाई हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। इनकी मृत्यु 1977 को हुई। तो ये राजस्थान में जन्मे थे उदय शंकर, और ये पंडित रविशंकर के भाई थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तेरह ताली का लोक नृत्य है, बताइए। अभी हम लोग देखे हैं तेरह ताली, तेर ताली, तेरह नहीं, तेरह ताली तो हो गया राजस्थान का, ये तेर ताली पूछा है, बताइए। तेर ताली का लोक नृत्य कहाँ का है, तो तेर ताली लोक नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। और तेरह ताली, कंफ्यूजन हो जाएगा, तेरह ताली जो है ये राजस्थान है, राजस्थान, और तेर ताली जो है मध्य प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तेर ताली लोक नृत्य मध्य प्रदेश में कमार जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य राजस्थान में भी किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है राजस्थान में किया जाता है, लगता है इसका वहाँ पर तेरह ताली का दिया जाता है। तो जो आसपास जिले जो भी राज्य सटे हैं उनके बॉर्डर पर जो है वो सब थोड़ा सा मिक्सअप होता है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश और राजस्थान सटे हुए हैं, तो इसलिए कह रहा है कि तेर ताली जो है मध्य प्रदेश में किया जाता है और राजस्थान में भी किया जाता है। इसलिए देखिए विकल्प में जो है राजस्थान नहीं दिया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य है। उस्ताद बिंदा खान क्या बजाते हैं, बताइए। उस्ताद बिंदा खान जो बजाते हैं सारंगी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उस्ताद बिंदा खान सारंगी बजाते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है सारंगी। सारंगी शब्द हिंदी के सौ और रंग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 100 रंगों वाला। सारंगी वाद्ययंत्र का प्राचीन नाम सारिंदा था, जो कालांतर में सारंगी के नाम से प्रचलित हुआ। 100 रंगों वाला और सारिंदा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो चट्टान को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। चट्टान को काटकर, बताइए क्या कह रहा है। कैलाश मंदिर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है। एलोरा और अजंता की गुफाओं का नाम आप सुने होंगे, तो वहीं पर हैं। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए 2018 में पूछा था मंडी परिषद में फर्स्ट पाली में। एलोरा के मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इसमें कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें सबसे उल्लेखनीय एलोरा का कैलाश मंदिर है।
भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर चट्टानों को काटकर बनाया गया है। यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश मंदिर, एलोरा। चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था इलाहाबाद में, लोकनाथ नामक जगह पर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लोकनाथ, इलाहाबाद। बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को लोकनाथ, इलाहाबाद, प्रयागराज में हुआ था। भारत सरकार ने इन्हें 1992 में पद्म भूषण, 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो इन्होंने भारत का द्वितीय सबसे बड़ा पुरस्कार जीता। इससे आगे जो है भारत रत्न होता है, पद्म विभूषण से बड़ा जो है भारत रत्न होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बताइए। मोहिनीअट्टम जो है केरल का है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। मोहिनीअट्टम केरल का, ओडिसी ओडिशा का, यक्षगान जो है कर्नाटक का, और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। इन सबको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? जाकिर हुसैन, बताइए। जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? जाकिर हुसैन साहब तबला वादक हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जाकिर हुसैन तबला, रविशंकर सितार, और अमजद अली खां, अमजद जो हैं सरोद हो गया, हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी। तो ये सब पूछता है, सभी याद रखिए। अमजद अली खां जो सरोद हो जाते हैं, और असद अली खां जो है, ये कंफ्यूजन करते हैं, असद अली खां बीड़ा बजाते हैं। अमजद अली खां सरोद, असद अली खां बीड़ा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है, बताइए। किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? तो ड्री त्योहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्री त्योहार अरुणाचल प्रदेश में आपातानी जनजातियों द्वारा, आपातानी, तो आपातानी जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश से पाई जाती है, प्रति वर्ष 5 जुलाई को मनाया जाता है। यह उर्वरता का त्योहार है। ड्री अरुणाचल प्रदेश, आपातानी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है? किस अकादमी को दिया गया है, बताइए। ये जो है संगीत अकादमी। ऑप्शन डी, नृत्य, नाटक और संगीत को बढ़ावा देने का काम जो है सौंपा गया संगीत अकादमी को। चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए संगीत नाटक अकादमी उत्तरदायी है। इसका गठन भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के 31 मई
1952 के प्रस्ताव के जरिए किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको 28 जनवरी 1953 को संसद भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में इसका उद्घाटन किया। तो संगीत नाटक अकादमी जो है नृत्य नाटक और संगीत का बढ़ावा देने के लिए, और इसका गठन जो है 1952 में और उद्घाटन हुआ था 53 में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से था? बताइए। पूछा है कि कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो सिद्धेश्वरी देवी का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है, ठीक है ना। और ये ठुमरी गायक हैं, ठुमरी। सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी गायक हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिद्धेश्वरी देवी उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी। वह बनारस घराने से संबंधित थी। ठुमरी में उन्हें महारत हासिल थी। इसके अलावा वह टप्पा, दादरा, चैती, कजरी आदि का भी गायन करती थी, ठीक है ना। टप्पा, दादरा, चैती, कजरी आदि का भी गायन करती थी। तो मुख्य रूप से उनका जो है ठुमरी में महारत था, और गाने के लिए वो टप्पा, दादरा, चैती, कजरी भी गाती थी। तो सिद्धेश्वरी देवी बनारस घराने से, उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से संबंधित थी। चलिए आगे चलते हैं। और बहुत पहले इनकी मृत्यु होगी 1977 में। 1908 में जन्म हुआ, 1977 में मृत्यु हो गई, अर्थात ये इनका जीवन काल रहा 69 वर्ष। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? बताइए। बिस्मिल्लाह खान, तो बिस्मिल्लाह खान सानाई बजाते थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारत के मशहूर सानाई वादक थे। इनका जन्म बिहार के डुमरांव में वर्ष 1916 में हुआ था। बिहार के डुमरांव में दिल्ली के लाल किले पर गणतंत्र दिवस के बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई वादन का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को वर्ष 1961 में पद्मश्री, 68 में पद्म भूषण और 80 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह लगातार भारत के जितने भी 4 बड़े पदक हैं उन सबको इनको दिया गया। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। इनका जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ था वर्ष 1916 में। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इन चारों पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? बताइए। कौन सा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो देखिए, चरकुला नृत्य, मयूर नृत्य, रासलीला, ये तो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। लेकिन कठपुतली नाच जो है उत्तर प्रदेश से नहीं, ये राजस्थान और स्थान से संबंधित है। कई जगह होता हो, लेकिन राजस्थान का प्रसिद्ध कठपुतली नृत्य। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ चरकुला, पाई डंडा, राई, नटवरी, कर्मा, रासलीला, नौटंकी, कजरी, मयूर आदि कई प्रकार के नृत्य विविध अवसरों पर किए जाते हैं। जबकि कठपुतली नाच राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। यद्यपि यह नृत्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी देखने को मिलती है, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ की है? राजस्थान की, ठीक है ना। तो इसमें उत्तर प्रदेश के भी बहुत महत्वपूर्ण नृत्यों को दिया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। तो देखिए, चरकुला लोग जानते हैं,
पाई डंडा देख लीजिए, पाई डंडा, राई, नटवरी, कर्मा, रासलीला भी ठीक है, नौटंकी भी ठीक है, कजरी भी ठीक है, मयूर देख लीजिए आदि। यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको सभी एग्जाम्स में काम करेंगे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं या राष्ट्रीय स्तर पर भी जो एग्जाम देंगे उसमें भी कई बार पूछ लेता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पाई डंडा, राई, नटवरी, कर्मा, मयूर। पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं, बताइए। शिव कुमार शर्मा जो है किसके वादक हैं, तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। संतूर वादक हैं, इनका जन्म 1938 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी आदि कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। तो शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है, बताइए। पिकासो एक महत्वपूर्ण पेंटर हुए, वही तरह भारत के कौन से पेंटर को पिकासो कहा जाता है। मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। ये मशहूर पेंटर हैं, पेंटर। मकबूल फिदा हुसैन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ, बताइए। जल्लीकट्टू जो है पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, जो पोंगल त्यौहार का एक हिस्सा है और मट्टू पिंगल के दिन मनाया जाता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, जो पोंगल त्यौहार का एक हिस्सा है और मट्टू पिंगल के दौरान मनाया जाता है। इस त्यौहार को यरूटा, यरूटा और मंजू बिराटू के नाम से जाना जाता है। यरूटा और मंजू बिराटू के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है सांडों को पकड़ना। इस खेल की परंपरा 2500 वर्ष पुरानी है। तो यरूटा और मंजू बिराटू। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए भारत एवं विश्व के खेल, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, इसमें देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से और कैसे कैसे प्रश्न किससे पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कि ये आपसे प्रश्न डायरेक्ट न पूछे, ये जो खेल वाला है, लेकिन इससे आपको ये अनुमान लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पर यूपी ट्रिपल फोकस कर रहा है जो। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि आपके दूसरे मित्रों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमेशा अपडेट और नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह से तैयारी अनवरत चलती रहे। चलिए धन्यवाद।